नमस्कार, मैं हूं सोनल दहिया। आज जिस खबर को लेकर आपके साथ हैं, ये बहुत ही गंभीर मसला है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान के कोटा से आज फिर एक बच्चे की खुदकुशी की खबर सामने आई है। नाम मनीष प्रजापति है। यूपी के आजमगढ़ से मनीष जीवन में बड़े बड़े सपने लेकर इंजीनियर बनना चाहता था, इसीलिए आईआईटी की तैयारी कर रहा था। देर रात तक उसने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। उम्र थी महज 17 साल। मनीष की मौत से परिवार में शोक लहर दौड़ गई। मनीष प्रजापति, जी हाँ, कोटा अपना जीवन संवारने आया था, लेकिन उसने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर दी। परिवार को कुछ बनकर वो खुशियां देना चाहता था, लेकिन परिवार को बड़ा गम दे गया। सवाल यह है कि मनीष की मौत का जिम्मेदार कौन है। मनीष को की जो मौत हुई उसको लेकर जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर बच्चों पर इतना दबाव क्यों होता है कि वो जान देने पर उतारू हो जाते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग ही केवल विकल्प नहीं है, करियर की न जाने कितने विकल्प है। हर बच्चों में कोई ना कोई खासियत होती है, कोई विशेष प्रतिभा होती है। वो प्रतिभा सामने क्यों नहीं लाई जाती? बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग क्यों नहीं होती? मनीष प्रजापति की मौत केवल किसी परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि ये देश का नुकसान है। एक होनहार बच्चे को देश ने खो दिया। और ये चौंकाने वाली बात है कि कोटा में सिर्फ इस साल 20 बच्चों की मौत हुई है। आप सोचिएगा ये आंकड़ा कितना भयावह है। और इस वक्त इसी गंभीर मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोटा में ये पहला मामला नहीं है, लगातार एक के बाद एक सुसाइड केस सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बच्चों पर क्या इतना ज्यादा प्रेशर होता है? क्यों सिर्फ आईआईटी ही उनको चुनना है? हर एक छात्र में अलग प्रतिभा होती है, उन्हें वो प्रतिभा निखारने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? कोटा में एक और बच्चे ने सुसाइड किया और उसके बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं कि कोटा। बिल्कुल वंदना, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोटा आखिरकार क्यों कब्रगाह बनता जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे कि आपने बताया कि ये कोई पहला मसला नहीं है, इससे पहले भी लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े जो हैं कोटा में बच्चों के जान गंवाने के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या मेंटल प्रेशर है, कोई और दिक्कत है, प्रशासन नाकाम है, सरकारें वहाँ पर सिचुएशन को नहीं संभाल पा रही हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के मन की बात नहीं जान पा रहे हैं, बच्चे किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ये तमाम पहलू हैं आज कोटा से जुड़े हुए, जिन पर हम चर्चा करेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुखद हैं, भयावह हैं, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि जो बच्चे सपनों के पंख लेकर आते हैं वो आखिरकार किस तरह से कब्र में समा जाते हैं, कफन में सिमट जाते हैं। ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। बिल्कुल। और जिस मनीष की हम बात कर रहे हैं, ये छात्र उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 17 साल के मनीष प्रजापति, जो पिछले 6 महीने से कोटा एक निजी कोचिंग संस्थान में जेईई की तैयारी कर रहा था। और पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट भी उन्हें नहीं मिला। ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। एक साल में 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, ये बड़ा आंकड़ा है। तो कोटा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चाएंगे। देखिए, आप पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये परेशान कर देने, आप बहुत सारे सपने अपने बच्चे को लेकर पालते हैं, बच्चे अपने लिए कुछ बड़ा बनने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन क्यों खुदकुशी की ओर चले जाते हैं, क्यों आत्महत्याएं कर लेते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे मामले में ये सिलसिला थम नहीं रहा है। सालों से हम देख रहे हैं, कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है। कोटा को लेकर कहा जाता है कि कोटा में बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं। एक बेहतर शिक्षण संस्थान के तौर पर कोटा को देखा जाता है। न केवल एक संस्थान, बल्कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं कोटा के आसपास जो आपके बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि बच्चे क्यों वहां पर खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत गंभीर मसला है। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी तमाम बातें कही जाती हैं कि हम बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, क्या उस काउंसलिंग से कोई फर्क पड़ता है? क्या बच्चे उस काउंसलिंग में शामिल होते हैं? क्या वो इस काउंसलिंग के लिए अवेयर होते हैं? क्या पेरेंट्स की तरफ से खामी है? क्या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं? क्या हम उन बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं? ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर चर्चा बनती है। और चर्चा इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल बच्चे नहीं जाते हैं, देश का भविष्य जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, और बहुत सारी दबाव की वजह हैं, हम दबाव की वजहों को समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कुछ आंकड़े समझ लेते हैं। देश में कुल 23 आईआईटीज़ हैं। आईआईटीज़ में बीटेक में कुल 16,000 सीटें हैं। 12 से 14 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। लगभग 82% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कोटा में बार बार लगातार छात्रों के सुसाइड के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं।
इसी साल 20 छात्रों के सुसाइड का मामला सामने आया। 2022 में भी लगभग यही आंकड़ा था, क्योंकि 20 छात्रों ने तब भी सुसाइड किया और 12 सालों में करीब 150 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। क्यों कोटा सुसाइड हब बनता जा रहा है और सुसाइड कैपिटल इसको कहा जा रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। जयपुर से मेरे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनु, एक और मामला सामने आ चुका है, एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्या इतना ज्यादा प्रेशर होता है, और अगर प्रेशर भी होता है तो क्या संस्थानों में काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है? क्या बच्चों के उस प्रेशर को कम करने की कोशिश नहीं की जाती? ये बिल्कुल तनाव सबसे बड़ा कारण है इसका, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेकर के छात्र यहाँ पर आते हैं और सभी छात्रों का सिलेक्शन संभव नहीं है कि सभी छात्र इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब पहले छात्र एडमिशन लेता है उससे पहले टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट में ही अगर वो कहीं ना कहीं फाइट नहीं कर पाता है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि इस इंस्टीट्यूट में अगर वो यहाँ एडमिशन मिल जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो किसी रूप से उसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है तो हर महीने उनके ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कि हमको जानकारी मिली है कि वो बिल्कुल एक तरीके से जो फाइनल एग्जाम होता है उसके हिसाब से टेस्ट लेते हैं वो लोग, और उसके अंदर बड़े कड़े ढंग से नंबर दिए जाते हैं, जिसके अंदर छात्रों को लगता है कि आगे चल करके क्या होने वाला है। जब अगर छात्र पहले ही टेस्ट में अगर पिछड़ता हुआ चला जाता है तो उसको एक मानसिक दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक तो पढ़ाई का दबाव इतना कि वहाँ 24 घंटे के अंदर पहले कोचिंग जाते हैं, उसके बाद में वहाँ जहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ भी पढ़ाई, पूरा माहौल एक तरह से ऐसा रहता है कि वो कहीं उनको कोई एंटरटेनमेंट या कहीं सोचने का और कोई वक्त मिलता हो, कहीं दोस्तों के साथ रहने का वक्त मिलता हो, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और वो एक केवल पढ़ाई के नाम पर उसी में डूबे रहते हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, उनका जो लक्ष्य रहता है किसी रूप में IIT, JEE, नीट, जहाँ कहीं भी उन्होंने सिलेक्शन के लिए तैयारी करी है उसके अंदर सिलेक्शन होना चाहिए। अब बात करें कि वहाँ पर क्यों इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एकाकी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। जो मनोवैज्ञानिकों से जो बातचीत होती है उसके अंदर साफ तौर से है कहीं ना कहीं जो अकेलापन रहता है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि वो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, हॉस्टल में अलग अलग रूम उनको दिए हुए हैं, वहाँ पर वो लोग रहते हैं, कहीं उनकी कहीं बातचीत नहीं होती है, ना किसी से उनकी सीधे तौर पर घर वालों से भी, यानी एक लिमिटेड टाइम होता है कि इस समय के बीच में उनकी बात हो सकती है, उसके अलावा वो बात नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पर उनका इंस्टीट्यूट रहता है, कोचिंग रहता है, ये सारा समय उनका एक बिल्कुल मनु, आप सही कह रहे हैं, समय रहता है जिसके अंदर बहुत बड़ी वजह बातचीत कर पाते हैं। बहुत बड़ी वजह है। कोटा को आप बेहतर समझते हैं, काफी समय से आप देख रहे हैं राजस्थान को, और कोटा से जो खबरें सामने आ रही हैं इस पर भी आपकी डिटेल्ड नजर रहती है। मनु, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि साल दर साल ये मामले बढ़ रहे हैं, आपने इस जर्नी को कैसे देखा? क्या शुरुआत से ही इसी तरह से रफ्तार रही या अब पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, पिछले कुछ सालों के अंदर इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी पिछले 3-4 साल तो कमोबेश यही संख्या रहती है, लेकिन उससे पहले कम थी। कहीं ना कहीं एक इतना दबाव नहीं था जब PMT PET होती थी, लेकिन एक सिलेक्शन का जो एक तरीका था वो अलग था। लेकिन आज जो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है छात्रों के सामने कि उनका जो सिलेक्शन है वो एक बड़ी चुनौती उनको नज़र आता है कि यहाँ पर अगर, क्योंकि कोटा जो है एक हाई सक्सेस रेट के अंदर सिटी आती है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ कोचिंग सेंटर है वो एक तरीके का दावा करते हैं कि यहाँ अगर एडमिशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको एक जो कहेंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन अगर हो गया तो आगे चल करके वो कॉम्पीट कर जाएंगे, यानी सीधे तौर पर उनको नज़र आता है कि उनका जो लक्ष्य है वो यहीं से मिल सकता है। लेकिन छात्रों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो एक ही लक्ष्य लेकर के चल रहा है, क्योंकि अगर JEE और IIT और इन सब में सिलेक्शन है तो केवल एक लक्ष्य लेकर के आते हैं। नीट के लिए आ गया, मेडिकल के लिए, तो एक ही लक्ष्य लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, और भी रास्ते हैं। हम आज की तारीख में ये चर्चा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गंभीरतापूर्वक तो बात यही उठती है कि आज की डेट में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस केवल यही करियर रह गया है। इस बात को अगर सोचा जाए तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो उस पर कोई एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए था कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो साल दर साल आंकड़ा बढ़ा है, उसको लेकर चिंता सरकार को भी है, अभिभावकों को भी है, और छात्र तो तनाव में है, ऐसा बता रहे हैं। एक चीज ये भी समझना चाहेंगे मनु कि जो छात्र यहाँ पर आते हैं, क्या उन्हें बीच में कोई ऐसा सेशन नहीं मिलता है जिसमें उनकी काउंसलिंग हो, या जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे मिल सकें, ताकि बच्चों के बारे में पता चल सके कि अभी उनका मानसिक जो संतुलन है वो किस तरीके का है, वो कहीं डिप्रेशन तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ की जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, एक इसको समझना पड़ेगा कि अब जो कोटा एक ये जो चल रहा है वहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है यहाँ पर, यानी कि एक छोटा मोटा कारोबार नहीं रह गया। एक कोचिंग सेंटर्स आज की तारीख के अंदर दिखाया तकरीबन 3000 करोड़ का कारोबार है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर
जिनका पूरा राजस्थान के अंदर भी फैला हुआ है, लेकिन मेन जो सेंटर बना हुआ है वह कोटा है। दूसरा आजकल जो डेवलप हुआ है वो सीकर हुआ है, लेकिन कोटा आज भी सबसे बड़ी इसको इंडस्ट्री माना जाता है जहाँ कोचिंग सेंटर्स है। यहाँ जब छात्र जब एडमिशन लेने जाता है तो पूरे अभिभावकों को दिखाया जाता है कि ऐसे हम इसकी काउंसलिंग भी करेंगे, ऐसे इसके अंदर बाहर से एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। कौन सी काउंसलिंग, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर छात्र कहीं ना कहीं एक बार अगर पिछड़ गया पहले टेस्ट में तो वो लगातार उसको वो डिप्रेशन में इतना चला जाता है कि उसको सीधे तौर पर ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं उसके बातचीत हो, डॉक्टर से बातचीत हो, कहीं पेरेंट्स से बातचीत हो। पेरेंट्स उसके साथ में रह नहीं सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर अगर रहने लग जाए तो इतना खर्चा बढ़ जाता है कि वहाँ आज एक सिंगल रूम अगर लेने के लिए जाएं तो काफ़ी हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं आज कोटा के अंदर, ये हालात हुए हैं। तो जब बच्चा यूपी और बिहार खास तौर से वहीं से यहाँ पर ज़्यादा जो बच्चे आए हैं वो वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, राजस्थान के तो जाते ही हैं, लेकिन यूपी बिहार से बच्चे काफ़ी संख्या के अंदर आते हैं, एक अरमान लेकर के आते हैं। वहाँ उनकी कोई ज़मीन या कुछ बेच करके परिवार वालों ने इतनी उम्मीद के साथ में भेजा, यहाँ आकर के अगर वो कहीं पिछड़ने लगता है तो वो एक डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। काउंसलिंग की बात करें तो राज्य सरकार के सामने लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है कि कोटा के अंदर इस तरह के हालात हो रहे हैं। प्रशासन जो है उसकी तरफ से अभी तक काउंसलिंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मनु, क्या जो छात्र हैं उन पर किसी तरह का ये भी दबाव बनाया जाता है कि पेरेंट्स के साथ अपनी जो यहाँ की स्थिति है उसको डिस्कस ना करें? क्योंकि जौनपुर के एक छात्र ने जब आत्महत्या की थी तब उनके अभिभावकों ने बताया कि लगातार वो उसके संपर्क में थे, लेकिन उसने कभी भी इस दबाव का, इस डिप्रेशन का जिक्र नहीं किया। लेकिन सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मैं अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा हूँ। बिल्कुल, दोनों तरह की बातें सामने आती है, लेकिन जब बच्चा सीधे तौर पर पिछड़ जाता है तो अपने परिवार वालों को कहीं वो परेशान ना हो तो इस बारे में भी नहीं बताना चाहता है। दूसरी ओर जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बच्चा वहाँ साथ में पढ़ रहा है तो साथ वाले बच्चे भी उसको उसी तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर कोई बराबर के कॉम्पीट करके साथ में पढ़ रहा है तो उसके साथ में दौड़ने वाले बच्चे तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन अगर एक बार पिछड़ गया तो पीछे होता चला जाता है। इस कारण से सबसे बड़ा डिप्रेशन है। दूसरी बात माता पिता से बात करने की, तो ये सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि एक टाइम पीरियड इनका रखा जाता है, उसके बीच में ये बात कर सकते हैं। शाम को 5 से 7 में अगर फ्री रहते हैं तो 2 घंटे के लिए एक समय रहता है जिसके बीच में बात कर सकते हैं, तभी उनको समय मिलता है, लेकिन इसके अलावा उनको कोई समय नहीं है। साथ ही आप जाकर के अगर कोटा के अंदर जाकर के देखेंगे तो सीधे तौर पर इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चा सुबह एंट्री ले रहा है वो जब तक उसकी क्लास बाहर छूट नहीं जाती जब तक वो बाहर ही नहीं निकल सकता। यानी ठीक है मनु, इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितिन चावला करियर काउंसलर भी जुड़ चुके हैं। जितिन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। जितिन जी, आप करियर काउंसलर हैं और आज एक बहुत ही गंभीर मसला है माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आप करियर को लेकर बच्चों को समझाते हैं, लेकिन आज बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं कोटा में, आप किस तरह से एड्रेस करेंगे सर? तो सबसे पहले इसमें 4 अलग टाइप से स्ट्रेस बन रहे हैं बच्चे के ऊपर। सबसे पहले हो गया पेरेंट्स का लगाया हुआ स्ट्रेस, मतलब पेरेंट्स जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। इंडियन पेरेंट बहुत प्यार करते हैं लेकिन चाहते हैं कि बच्चा एकदम फर्स्ट आ जाए, तो पेरेंट्स की तरफ से एक स्ट्रेस आ गया बच्चे के ऊपर, क्या तुम्हें करना है। कई पेरेंट गरीब हैं, पैसा नहीं है, खेतों को मतलब किराए पे दे दिया, बेच दिया, उसके बाद बच्चे को भेज रहे हैं कोटा। और एक स्कूल सिस्टम नहीं है जहाँ आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो ये सब कुछ नहीं है और एकदम से एक अलग चले गए। सेकंड है कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्ट्रेस, वहाँ प्रेशर मिलता है कि भाई इतना टाइम पढ़ना है, ये चीज़ें करनी है, इसी तरह से करना है। तीसरी बात है सेल्फ स्ट्रेस, अपने ऊपर खुद ही बच्चा स्ट्रेस ले लेता है कि मुझे ये करना है क्योंकि मेरे पापा की ड्रीम है, मेरी मम्मी की ड्रीम है एंड सो ऑन। और चौथा है कि हमारे को कई बार ये पता ही नहीं है कि क्या मेरे लिए वो सब्जेक्ट्स ठीक हैं। हमारे जैसे लोग IAP टेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी, IAP टेस्टिंग से पता चलता है कि हाँ इस बच्चे का मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैसा है, इस बच्चे का न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसा है, इस बच्चे का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी काउंसलर ने बना दिया, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कंपनीज बनाती हैं, तो पूरे वर्ल्ड में साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज़ होते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि हाँ ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है या किसी और में देखना चाहिए। वैसे भी NEP के अंदर भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और अच्छे स्कूलों में चेंज आ गया है, लेकिन गलती कहाँ पर हो रही है, स्कूल वाले बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट में भी कई जगह हुआ है लेकिन इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। पेरेंट्स ओरिएंटेशन नहीं हो रहा, इसलिए पेरेंट्स को पता ही नहीं है करियर्स क्या हैं। मैं अभी ऐसे करियर्स बोलूँगा जो लोगों ने शायद सुने भी नहीं होंगे कि हम इसमें जा सकते हैं। आप मेरे साथ US कनाडा में जाइए, काइनेसियोलॉजी 4 साल का कोर्स, जिम इंजरीज, मसल मूवमेंट के ऊपर है। आप मेरे साथ चलिए, कितने 12th के बच्चे सोचते हैं कि मुझे एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स में जाना है, मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे फिनटेक में जाना है। आपको सरप्राइज होगा
80% से ज़्यादा लोग, साइंस वाले लोग, बाद में कॉमर्स या किसी और फील्ड में शिफ्ट कर जाते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं। लाइक बहुत सारे इंजीनियर MBA करते हैं। जितिन जी, कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जितने भी IIT करने के लिए छात्र आते हैं मोस्टली टॉपर्स होते हैं और उन्हें एक आदत बन जाती है कि इन्हें सबसे अव्वल रहना है, और यही पेरेंट्स की ओर से भी कहा जाता है कि आपको टॉप करना है। ये एक प्रेशर होता है, और जब किसी एक एग्जाम में पिछड़ जाते हैं तो उसके बाद उस प्रेशर को वो नहीं ले पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% यही बात है। क्योंकि अभी कुछ बच्चे तो एकदम हैं, मतलब जो हम कहेंगे भाई अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से शायद टॉप 10% IITs के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, बाकी 90% नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी क्लियर रहे ना, आप अगर आंकड़े देखें तो समझ में आएगा। भाई सत्या नडेला इस समय माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, इतनी बड़ी पोजीशन है, उन्होंने IIT से तो पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने तो मणिपाल एकेडमी से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे। जी, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर छवि मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर छवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास भी हम कुछ सवालों के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बच्चों की मौत का गुनहगार कौन? कोटा से आज फिर एक मनहूस खबर आई। जीवन में बड़े बड़े सपने देखने वाले एक और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कोटा में ये मनहूस खबर पहली नहीं है। केवल इसी साल अब तक 20 छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। देर रात IIT की तैयारी कर रहे छात्र मनीष प्रजापति ने फांसी लगाकर जान दे दी। मनीष की उम्र क्या थी? महज 17 साल। यूपी के आजमगढ़ से मनीष बड़े इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आया था। आखिर क्या हुआ कि उसे जान देनी पड़ी? आखिर मनीष किस दाग को झेल रहा था? जब करियर बेहिसाब है, फिर बच्चों पर सुसाइड का दबाव क्यों है? करियर के अनेक विकल्प हैं, केवल मेडिकल इंजीनियरिंग ही करियर नहीं, विकल्प अनेक हैं। मनीष प्रजापति की खुदकुशी मामले में महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये तो पोस्टमार्टम हो रहा है, डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे क्या है। जब हम लोग पहुंचे थे तब बच्चा हैंगिंग किया और हम लोगों ने गेट तोड़ के उसके बाद उसको उतारा था। इससे पूर्व इनके फादर को इन्फॉर्मेशन कर दी गई थी। इनके फादर 3 दिन से यहीं थे, बच्चे के पास आए थे और शाम को 6 बजे की ट्रेन से ही गए। हमें करीब 9 बजे के आसपास सूचना मिली, हम लोग मौके पर पहुँचे, उसी समय हमको इन्फॉर्म कर दिया। ये वहाँ से वापस रवाना हो गए थे। इनसे ही फ़ोन पर बात की गई थी कि तो चलिए चर्चा में वापस लौटेंगे। डॉक्टर छवि हमारे साथ इस वक्त मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर छवि, ये बताइए कि जो बैक टू बैक लगातार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो छात्र सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे मनोदशा उनकी क्या होती होगी? क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर होता है, ये बात लाजमी है। अभिभावक भी कहते हैं कि जब इतना पैसा खर्च किया है तो उन्हें कुछ ना कुछ बनना होगा। क्योंकि जिस छात्र की हम बात कर रहे हैं, जो अभी घटना सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि उसके पिता कुछ देर पहले ही उससे मिलकर गए थे और नाराज थे। ये मनीष के केयर टेकर ने ये बात बताई है। क्या अभिभावकों का प्रेशर सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि इन घटनाओं की वजह बन रहा है? देखिए, जो प्रेशर तो है ही, लेकिन प्रेशर सब जगह है। लेकिन प्रेशर के साथ जब एक होपलेसनेस होती है ना, कि मेरे पास एक डेस्परेशन, होपलेसनेस, और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, जो कहीं पे भी छोटी सी भी रोशनी नहीं दिख रही हो, इंसान तभी ये एक्शन लेता है। और दूसरा ये है कि जो अभी मैं चर्चा सुन रही थी, बहुत सारी चीजें हैं। कोटा का मैं आपको बताती हूँ कि 2004 में मेरे पास पहली बार एक केस आया था, बहुत डिप्रेस्ड, और ये सब फिर जो था, तभी से हमें पता था कि ये जो जिस तरह की टीचिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, बहुत प्रेशर वाला है। और ये जो ये टीचिंग अपने आप में, इसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और दूसरा कि बच्चा अगर अपनी जान ले रहा है तो आप सोचिए कि उसको क्या लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, मैं किसी तिनके का भी सहारा नहीं ले सकता हूँ। और सुसाइड करने से पहले वो हमेशा एक क्राई फॉर हेल्प जरूर देता है। और पेरेंट्स का प्रेशर ये रहता है, और बच्चे का मानसिक जो स्थिति होगी वो कितनी, वो एक तो पेरेंट्स सब कुछ बेच के अगर आए हैं या उन्होंने लोन लिया है, ये नहीं हो रहा है, एकदम उसको लग रहा होगा मैं कर ही नहीं पा रहा और मुझे कहीं से ऑप्शन ही नहीं है ना। पेरेंट्स समझते, और ये जो टीचिंग सिस्टम है ये तो बहुत प्रेशर वाला है, किसी से मिलना नहीं, ये नहीं, आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और अगर आप लोगों से आइसोलेट करेंगे तो हम क्या बना रहे हैं जी। कहीं तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये एक बार रुक के सोचें, क्योंकि आज की तारीख में
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पे भी 20th सेंचुरी स्किल्स हैं, 20th सेंचुरी करियर्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम अटके हुए हैं दो चीजों पे। इस पे मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली कि स्कूल्स का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने कभी करियर्स के लिए कितने करियर्स हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी हमने कभी चर्चा ही नहीं करी है। स्कूल्स में भी हम नहीं बताते कि अभी हमारा पूरी दुनिया बदल गई है। आप हर चीज का, यूट्यूबर का आप करियर बना सकते हैं। अगर हमें बड़े नाम नहीं लेने, अभी बहुत बड़े बड़े नाम भी लिए, हम ये भी बन सकते हैं, लेकिन जमीन पे अगर हम देखें तो बहुत सारे करियर्स हैं जो हम बिल्कुल डॉक्टर छवि, बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज इंडिया न्यूज़ ने ये मुहिम इसीलिए चलाई, ये कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन सबसे पहले अपना जीवन चुने। आप तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितिन चावला भी जुड़े हुए हैं, करियर काउंसलर हैं। आपके पास मैं जितिन जी आना चाहूँगी। आप करियर काउंसलर हैं, आप बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, दोनों से एक साथ मुलाकात करते होंगे। किस तरह के फैक्टर्स रहते हैं, आप कैसे ये डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा इस करियर के लिए बना है? तो सबसे पहले कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, हम लोग एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, उसे IAP टेस्टिंग बोलते हैं, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जैसे DBT है, डेविड्स बैटरी और डिफरेंशियल एबिलिटीज़, या DAT। ऐसी पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ होते हैं, जैसे MAPT होता है जो कि टीनेजर्स के लिए बनता है, और उसी तरह से इंटरेस्ट टेस्ट भी यूज़ होते हैं। तो अलग अलग इन्वेंट्रीज होती हैं। उसके बाद हम हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं जो बात करते हैं बच्चों के साथ, समझने की कोशिश करते हैं, और ना हम कई अच्छे ऑप्शन भी दे पाते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर ही था एक बच्चा जिसने 2 बारी JEE दिया, उसको मैंने आगे मैथ्स में भेजा है। अभी वो इतना अच्छा कर रहा है, क्योंकि मैथ्स के बाद भी मैं MCA करके जा सकता हूँ कंप्यूटर्स में, मैं ऑपरेशंस रिसर्च कर सकता हूँ जिसमें मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करूँगा। मेरा एक और स्टूडेंट है जो कि कनाडा से 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहा है, और करने से पहले ही उसे अभी अमेज़ॉन में जॉब भी मिल चुकी है। तो लेकिन कितने लोग हैं जो कहेंगे भाई मैथ्स कर लो। हम सबको पता है कि स्टैटिस्टिक्स करने के बाद बहुत अमेजिंग जॉब्स हैं। मैं स्टैट्स ऑनर्स ISI कोलकाता जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, अमेजिंग गवर्नमेंट जॉब जैसे CSO में काम कर सकता हूँ, मार्केट रिसर्च में काम कर सकता हूँ। मैं अगर मैथ्स है तो मैं एक्चुअरियल साइंस में जा सकता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें BBE है, BMS है। BMS में सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज करीब 40% बच्चा उसमें साइंस का स्टूडेंट होता है। आप IIM इंदौर देखेंगे, 5 साल का मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें 30 से 40% बच्चा हर साल साइंस का बच्चा होता है। लेकिन क्या हमारे बच्चों को ये सब कोई बता पा रहे हैं? क्या काउंसलिंग हो रही है? गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कई जगह भाई हमारे जैसे काउंसलर्स उतना नहीं पहुंच पाते। वैसे तो मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसमें 205 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लेकिन क्या हम पहुँच पा रहे हैं? बायो का अगर हम बात करेंगे तो एमर्जिंग करियर्स हैं, कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी विच इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। 4 साल 5 साल में आपका करियर बढ़िया चलेगा। आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, आप बाहर जाके काम करना चाहें बाहर करिए। मेडिकल में टाइम लगता है, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्थिति जो बन रही है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सहयोगी मनु हमारे साथ हैं, राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो तमाम घटनाएं बैक टू बैक हुई हैं, इनमें सबसे कॉमन चीज आपको क्या नजर आती है? क्योंकि मनीष को लेकर कहा जा रहा है कि वो पढ़ाई में कमजोर था, कई क्लासेस भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा था, कोचिंग में कम जा रहा था, पेरेंट्स का भी दबाव था। क्या ये सारी जो घटनाएं हुई हैं सब में कॉमन चीज है या कोई और भी फैक्टर है? अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है, और कॉमन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बच्चे कई बार अपनी जिंदगी की जीवन लीवला समाप्त करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखकर जाते हैं। तो उसमें बच्चे साफ तौर पर लिखे जाते हैं कि मैं मेरी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ, मैं मेरी मौत का जिम्मेदार किसी और को ठहराया न जाए, मैं अपनी जिंदगी की जंग हार चुका हूँ। मगर फिलहाल अगर बच्चे इस तरह का सुसाइड नोट लिख के जाते हैं तो इस तरह की नौबत आखिरकार क्यों आ जाती है? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर ऊपर जो कम प्रतिभावान बच्चों को भी यहाँ पर पैसों के लालच में यहाँ पर एडमिशन दे देते हैं। उनकी प्रतिभा कम होती है और प्रतिभा के बाद में उनके जो मोटे सपने होते हैं जी क्रैक करने का, मेडिकल की तैयारी करने का, उस पर वो खरा नहीं उतर पाते। तो फिलहाल ये कारण देखने को मिलता है। अगर कोटा को कहा जाए तो कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, मगर कोटा में जब से बैक टू बैक ये सुसाइड का सिलसिला जारी हुआ है तो इसको आत्महत्याओं की नगरी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर बात की जाए कोटा की तो कोटा में ओवरऑल दर्जनों इंस्टीट्यूट हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं। मगर अगर बात की जाए ओवरऑल धरातल की तो बच्चे लगातार अपने आप को डिफरेंस महसूस कर रहे हैं और बच्चे इस भीड़ में अपने आप को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं। जी
मनु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु जी देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस पूरे मामले के। हमने देखा कि पहले बच्चे सुसाइड नोट लिखते थे, अपने मन की बात कहकर चले जाते थे, लेकिन अब तो कहना भी बंद कर गए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना एक्सट्रीम लेवल है डिप्रेशन का, कि बच्चे बिना कुछ कहे जा रहे हैं। अभी ये जो लेटेस्ट मामले सामने आ रहे हैं, अभी जो मनीष का मामला सामने आया है, उसमें घटना के 2 एंगल बताए जा रहे हैं। एक आत्महत्या का एंगल दिया जा रहा है, पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे के चेहरे पर पॉलीथीन चिपका हुआ बताया जा रहा है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा अपडेट दीजिए कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का क्या चल रहा है, क्या डिटेल्स हैं, और ये जो एक्सट्रीम लेवल है डिप्रेशन का, इसको लेकर संस्थान क्या कदम उठा रहे हैं, ये भी ज़रूरी हो जाता है जानना। देखिए, तो पुलिस की जांच चल रही है इस मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरह के आरोप परिजन लगा रहे हैं उसको लेकर के पुलिस ने उनका भी बयान लिया है, और जो उनके साथ में रहते थे बच्चे उन सबसे पूछताछ, और वो सारा इंस्टीट्यूट से भी पूछताछ कर रहे हैं। ये तो सारा जांच चल रही है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि काउंसलिंग का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स को ये बताने का कि केवल 2 ही लाइन नहीं है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। अगर उनके पास में एक्सपर्ट्स काउंसलर की टीम है तो बच्चों को समझा सकते हैं कि आप इस लेवल तक आ गए हैं कि आप ये 5 सब्जेक्ट्स आपके लिए और है, 5 कैरियर की लाइन और है आपके पास है। लेकिन जब उनका टारगेट केवल उनको एक ही दिखाया जाता है, उस टारगेट तक हर बच्चा तो पहुंच नहीं सकता है। ये बात खुद इंस्टीट्यूट वाले भी जानते हैं, और वो प्रारंभ में जब बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेता है तभी उनको मालूम भी हो जाता है कि कौन बच्चा इसके अंदर सेलेक्ट होने की कतार में खड़ा हुआ है। वो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस करते हैं। दूसरे बच्चे जो है इसके कारण से डिप्रेशन में भी आते हैं। ये बात खुद वहाँ स्टूडेंट्स बताते हैं क्या उनके साथ में इंस्टीट्यूट में होता है, क्योंकि शुरुआत के अंदर उनको एक बड़ा सपना दिखाया जाता है। जब वो यहाँ आते हैं कोटा के अंदर, तो कोटा के अंदर उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपका जो लक्ष्य है वो आप हासिल कर ले, क्योंकि आपने इस बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है। लेकिन केवल उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से उसका टारगेट हासिल नहीं हो रहा है। उसका टारगेट तो बहुत कुछ आगे जा करके हासिल करना है उसको, जिसके लिए उसको साल भर, कई बच्चे ऐसे 2-2, 3-3 साल से यहाँ पर रुके हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं आया एडमिशन में नंबर, तो भी वो वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका टारगेट वो है। क्योंकि ये कोई बताने वाला नहीं है कि आगे चल करके उनके लिए और भी कैरियर की लाइन है, दूसरी जगह भी जा सकते हैं, दूसरी जगह भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ये तो उनको बताने वाला नहीं है। जितिन चावला जी, आप बताइए, जो छात्र यहाँ पर फंसे हुए हम कहेंगे, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर छात्रों की है, लाखों की संख्या में छात्र आते हैं बहुत सारे सपने लेकर, लेकिन जब सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आते तो एक खौफनाक कदम उठा लेते हैं। उनके लिए आप किस तरह से काउंसलिंग करेंगे और क्या उनके लिए करियर ऑप्शंस हैं, आज आप इंडिया न्यूज़ पर बताइए। जी, देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मैंने जो सुना कि गवर्नमेंट सिस्टम ने ट्राई किया है, मतलब मैं खुद वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, कि भाई बच्चे अपना समझें। अगर आपका एक लेवल तक के मार्क्स आ रहे हैं तो आप कुछ और ऑप्शन देख लीजिए। हो सकता है आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो, तीनों पीसीएम में या पीसीबी में नहीं हो। सो पहला मुद्दा है कि भाई गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा भी काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाए। दूसरा मुद्दा है कि जब ये बच्चे और छोटे हैं 9th 10th में, तो तब भी पेरेंट्स ओरिएंटेशन से पेरेंट्स करियर्स को जल्दी समझे। मतलब दिल्ली में कई स्कूल्स हैं जो मुझे इवन 7th और 8th क्लास में बुलाने लग गए। हम उन स्कूलों में ऐसी संस्थाओं को भी ले जाते हैं जो 7th 8th के बच्चों को माइंड ओपनिंग के लिए खूब सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक पॉलिसी ले लीजिए, लॉ ले लीजिए, ऐसे समर कैंप्स आज की डेट में इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जहाँ की बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप समर कैंप 12 साल की एज से EDI अहमदाबाद प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एक्सपोजर चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सहायता चाहिए। कुछ ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ की आप काउंसलिंग का हेल्प ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका डिसाइड कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट नेगोशिएट कर सकती है। जैसे योर दोस्त एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप काउंसलर के साथ ऑनलाइन टच में आ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे रात को बात करना चाहते हैं, कई ऐसे टाइम जहाँ की नॉर्मल काउंसलिंग इज़ नॉट अवेलेबल। दूसरा मुद्दा जो आपने मेरे से पूछा वो है करियर्स का। अगर मैं बायो का बच्चा हूँ तो मेरे लिए कॉम्पिटिशन बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स अच्छा करियर है। मेरे लिए कंप्यूटर रिलेटेड ड्रग्स डिज़ाइन, मैं फार्मेसी करके कंप्यूटर रिलेटेड ड्रग्स डिज़ाइन अच्छा करियर है। मेरे लिए हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स अच्छा करियर है। पिछले 3 सालों में 200 से ज़्यादा मेडिकल स्टार्टअप्स हैं, तो इसमें खूब सारी जॉब्स हैं जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स बच्चा समझेगा। और जनरली अच्छे करियर के लिए मैनेजमेंट अच्छा करियर है, लॉ अच्छा करियर है। अगर मैं BSc लॉ भी अवेलेबल है, ये भी अगेन बहुत कम लोगों को पता होता है। गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी, एक सरकारी यूनिवर्सिटी, BSc लॉ कराती है। मैं उसको करके एक बड़ी कंपनी रेनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज़ में काम कर सकता हूँ। मैंने पहले भी बताया मैं मैथ्स कर सकता हूँ,
हो सकता है मेरा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट, मैं BCA करके MCA कर सकता हूँ। बिल्कुल जितिन जी, बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चे कुछ ही जगहों पर सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे साथ डॉक्टर छवि भी जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर छवि, देखिए अगेन मैं यही कहूँगी कि ये बहुत बड़ी आयरनी है कि 98% जो बच्चे हैं वो कामयाब होते हैं कोटा में। 2% नाकामयाबी का जो आंकड़ा है वो 98% है। 2% बच्चे ही हैं जो सफल हो पाते हैं। ये जो सफलता और असफलता का पैमाना अपने मन में हमने गढ़ लिया है, इसको आपको नहीं लगता कि ब्रेक डाउन करने की जरूरत है? इसको थोड़ा नए सिरे से समझने और समझाने की जरूरत है डॉक्टर छवि? बस क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि करियर से आपका सक्सेस नापा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फेलियर है एज अ सोसाइटी। और दूसरी चीज, हम ये बात कर रहे हैं करियर्स का नहीं है इसमें। करियर्स तो बहुत सारे हैं लाइफ में, सब कर लेते हैं। बात ये है कि हम उसको कितना स्ट्रेंथ दे रहे हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मैं यही कहूंगी कि बच्चा प्रेशर सब जगह से है, लेकिन बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सारी चीजें प्रोफेशनल और आपको लाइफ में ये करना है, वो करना है, वो सब चीजें साइड पे रखिए। जिंदगी है, तभी जान है, तो सब चीजें होंगी। हमने उसके लिए क्या करा? जब बच्चा साइंस दे रहा था, और मेजर साइंस होते हैं जब आपको लगता है कि कुछ गलत है बच्चे में, बच्चा कोप नहीं कर पा रहा, अगर वो बहुत आउटगोइंग है तो वो चुप चुप रहने लगता है, उसकी खाना कम करना लगता है, अगर खाना कम खाता है तो ज्यादा खाने लगता है। ये सब साइंस हैं जो हमें देखने चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल, उसकी मानसिक स्थिति, इमोशंस को देना चाहिए। अगर वो सब कंट्रोल में रहेंगे तो बाकी सब चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। एंड ये जो चीज है ना, यहाँ पे काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग ही नहीं चाहिए बच्चे को। यहाँ पे इस स्टेट में बच्चे को काउंसलिंग चाहिए थी, जो हम कहते हैं प्रॉपर काउंसलिंग, जिसे हम कहते हैं कि आप ये समझिए कि उसका क्या है, व्हाट इज, उसको हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं, राइट स्टडी टेक्निक्स बता सकते थे। अगर वो डिप्रेस्ड है तो हाउ डू यू उस डिप्रेशन से कैसे जूझे, स्ट्रेस है तो कैसे स्ट्रेस रिलीज करें, इतनी सारी चीजें थी, वो सब मिसिंग है। वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती है सोसाइटी में कि हम बच्चे को ये देते नहीं है ऑप्शन कि वो क्या क्या कर सकता है। डॉक्टर छवि, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि बच्चा परेशान है, टेंशन में है? क्योंकि जब कुछ बताएगा नहीं तो उसकी किन हरकतों से पता चल सकता है? फोन पर जब वो बातचीत या कुछ ऐसे इंडिकेशंस क्या मिल सकते हैं जिससे पता चले कि उसके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? ऑफ कोर्स हर बच्चा और हर जना जब वो डिप्रेस्ड है या सुसाइडल हो रहा है, आइडिएशन है, वो साइंस देता है। उसकी आवाज डिप्रेस्ड होगी, अगर उसके जो डेली हैबिट्स है ना वो चेंज हो जाती है, वो अपने हाइजीन पे नहीं ख्याल करेगा, चुप चुप रहेगा, दोस्तों से जाएगा या फिर इस तरह से मिलेगा जैसे लास्ट टाइम मिल रहा है अपने लोगों से, अपने माँ बाप से भी। तो ये सब साइंस होते हैं। खाना नहीं खाना, आइस से। ठीक है, जितिन जी कुछ कहना चाहते हैं? जितिन जी, मेन एक्चुअली जो रूट कॉज है, सबसे मेन इशू है कि ना मेंटल हेल्थ को पेरेंट्स और बहुत सारे एडल्ट्स अंडरस्टैंड नहीं करते। एक और स्टिग्मा भी है मेंटल हेल्थ कि भाई अगर कोई बच्चा इवन जा रहा है काउंसलर के पास, हम काफ़ी स्कूलों ने, अब दिल्ली के जैसे अच्छे स्कूल हैं या आसपास, मैं कई बार और कंट्री और सिटीज़ में और कंट्रीज़ में भी गया हूँ, तो अगर काउंसलर है भी तभी बच्चा जाता नहीं है। तो एक मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट स्टिग्मा। क्योंकि आप करियर काउंसलर हैं, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि वो बच्चे की मनोस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएं? क्योंकि आपके साथ दोनों आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। क्या किसी तरह का प्रेशर फील करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से, या करियर को लेकर थोड़ी मेरे साथ तो रोज, मेरे पास तो रोज ही ऐसे स्टूडेंट आते हैं। आज भी इनफैक्ट एक पेरेंट है और आपको हैरानी होगी, बिटिया ने डिज़ाइन के कोर्स के लिए ज्वाइन किया है और अभी उसे 4 दिन हुए हैं और वो अभी से, मतलब पहले तो वो कहती थी मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, लेकिन जैसे ही वहाँ गई है उसने पहली बारी हॉस्टल में गई है। तो दिक्कत क्या है कि बच्चों को उतना इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं गया है। मतलब पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं लेकिन पेरेंट्स बहुत चिपका के रखते हैं। अगर मैं और देखूँ तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप बच्चों को क्या कैंप्स के लिए अलग से भेजते हैं, क्या बच्चा इवन रिलेटिव्स के पास ही अलग से जाके रह के आता है, जो कि आज से 25-30 साल पहले ज़्यादा रहता था, बट आजकल सब लोग इतने बिजी हो गए हैं और खासकर सीनियर क्लास में तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्या हम बच्चों को ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में वो जा रहा है? क्या हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं कि वो योगा मेडिटेशन कर रहा है? मतलब जो सॉल्यूशंस हैं क्या भी वो साथ साथ चल रहे हैं कंपेयर टू स्ट्रेस? एक बात एडिशनल कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेना
वो यहाँ आने से पहले अकेले नहीं रहे, पेरेंट्स के साथ रहे, हर एक चीज़ में उन्हें पेरेंट्स ने हेल्प की। लेकिन जब वो ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ कोई आपके जान पहचानने वाला नहीं है, नए दोस्त हैं, नए टीचर्स हैं, वो आपको कोचिंग दे भी रहे हैं, वो भी नए लोग हैं, वो आपको नहीं समझेंगे, वो जो कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे वक्त में अकेलापन जो व्यक्ति महसूस करता है, जो छात्र यहाँ पर महसूस करते हैं, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है? डेफिनेटली आई थिंक ये तो होता ही है कि भाई बच्चा एकदम से लोनली हो गया, एकदम से हुआ, मतलब उससे पहले किसी ने ट्रेन नहीं किया। कई बारी है, मैंने देखा कुछ पेरेंट्स वहाँ जाके रहते हैं कि भाई चलो हम भी बाहर 10-15 दिन के लिए हैं, हम देखते हैं कि तुम सेटल हो गए, जैसे उसके फ्रेंड्स गए, या कई बार बच्चे ग्रुप्स में जाते हैं, तो दैट इज़ अ बेटर दिस थिंग कंपेयर टू सेंडिंग अ चाइल्ड अलोन। बट फिर भी ना कोटा जैसा सिस्टम समहाउ मेरे माइंड में तो नहीं समझ में आता। क्यों? उसके स्कूल में, मतलब जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है वो एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट होता है, उसमें बच्चे को अलग अलग चीजें मिल रही हैं, उसमें स्पोर्ट्स भी मिल रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, जब आप डिटेल्ड में तमाम चीजें बता रहे थे, पहले ही सवाल में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई थी बच्चे के अकेलेपन की। अब हम इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं इस बात को आगे कि ये जो अकेलापन है, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए जो संस्थान हैं कोटा के आसपास या कोटा के प्रेमिसेस में जितने भी संस्थान आते हैं, क्या वो इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ से जानकारियाँ ये आ रही हैं कि हम काउंसलर्स बुला रहे हैं, बच्चों को सेशंस दिलवा रहे हैं, लेकिन इन सेशंस का कोई असर दिख नहीं रहा, जिस तरह से बच्चे वहाँ पर डिप्रेशन की सिचुएशन में जा रहे हैं। देखिए, सब कुछ एडमिशन के वक्त बताया जाता है, पेरेंट्स को बताया जाता है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये फैसिलिटीज़ को मिलेगी यहाँ पर, लेकिन बच्चे के पास में जो दबाव रहता है, यानी कोई स्टडी का जितना दबाव रहता है, यानी आजकल जो देखने के अंदर आता है कि 10th क्लास से बच्चे को सारी तैयारियां करवाना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा उस मानसिक स्थिति के उस लेवल का है नहीं, उसको अगर आपने वहाँ जाकर के एडमिशन दिला दिया तो किस हालात के अंदर वो गुजर रहा है वो शायद पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण से सबसे बड़े हालात ये जो खड़े हो रहे हैं, जिस तरह की सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो काउंसलिंग का जो अगर बात कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं वो भी बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि काउंसलिंग देना अलग चीज़ है और उसका इफेक्ट जो सामने निकल करके आ रहा है उसको क्या इंस्टीट्यूट वाले भी समझ पा रहे हैं, क्या पेरेंट्स वाले भी समझ पा रहे हैं? वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो अगर दे भी दी, अगर कोई वहाँ कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसने दे भी दी, अगर उसको काउंसलिंग दी है या कोई उनके साथ में चर्चा होती है, बहुत कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो कुछ बात करते होंगे अलग से, लेकिन उन लोगों को इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वो इसके लिए भी समय निकाल पाएँ। वहाँ पर कोई एक अलग से कोई एक दिन फिक्स किया हो कि अगर 7 दिन में एक दिन केवल यही रहेगा कि कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज केवल इसी के ऊपर चर्चा की जाएगी, इन्हीं के साथ में अलग अलग बैठ करके इनसे बातचीत की जाएगी, ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया, ना ऐसा वहाँ सामने आता है। तो जब उनके पास में समय नहीं है इन चीजों के लिए, तो कहां से इसका रिजल्ट ला करके दे सकते हैं? बिल्कुल जितिन जी, इस पर जरा प्रकाश डालिए कि अगर समय नहीं मिलेगा तो कैसे बच्चे हर वक्त केवल पढ़ाई करते रहेंगे, तो उनके जाहिर सी बात है कि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। ये बताइए कि क्या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? जो पढ़ाने का इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसमें हर वक्त पढ़ना, ये भी अपने आप में बच्चे को प्रेशराइज करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर बच्चे को आप एक बहुत ही फिक्स सिस्टम में डाल रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट होगा, पहली बात। सेकंड, बच्चों के लिए और इवन हमारे लिए भी प्ले नहीं है। अगर हम बहुत सीरियस होकर पूरे दिन रात लगे हुए हैं तो हमारा भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, थोड़ा स्ट्रेस अच्छी बात होती है, मतलब स्ट्रेस का जो कर्व होता है वो उल्टा यू शेप कर्व होता है। इनिशियल स्ट्रेस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेस है तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे के पास भाई एवेन्यूज़ होने चाहिए। क्या उसको वहाँ पर क्या सबसे पहली बात तो भाई आप स्कूल में हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, आपके पास एनुअल फंक्शंस हैं, कोई बच्चा गिटार सीख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो मेरे सबसे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो गिटार भी बजाते हैं, IIT भी क्रैक करते हैं, कई बार अपने आप कोचिंग के लिए जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन IIT दिल्ली ने IIT PAL लॉन्च किया, IIT PAL फ्री कोचिंग है बच्चों के लिए। IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है। लेकिन कितने लोगों को इंडिया में पता है कि हाँ ये इस तरह की चीज़ है, जबकि IIT के पीछे इतने भाग रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा मेन मुद्दा यही है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी है यंग एज से, जिससे उन्हें समझ में आए कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहले एक स्पीकर ने कहा था कि करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और देशों में अगर आप देखेंगे, कनाडा में कई चीज़ें 5th क्लास से स्टार्ट होती हैं। सो मैं एक मीटिंग में गया जिसमें 400 करियर काउंसलर पूरी दुनिया से आए हुए थे। तो इट स्टार्ट्स प्रेटी अर्ली। और इंडिया, हम इसकी बातें भी
10th में या बच्चा जब फेल हो जाता है या नहीं कर पाता तब कर रहे थोड़ी कमी है, तो इसलिए जरूरी है। जुड़ी हुई है डॉक्टर छवि, आप एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। डॉक्टर छवि हमारे साथ नहीं है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी थी। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े थे राजस्थान से, उनसे भी हम लगातार कमेंट्स ले रहे हैं। मनु जी के पास मैं चलती हूँ। मनु जी देखिए, हम लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं अभी, इन इन्वेस्टिगेशंस का क्या फ्रूट निकल कर आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। इससे क्या एक निरुत्साह होने की सिचुएशन नहीं आ जाती पेरेंट्स के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एडमिशंस तो लगातार वहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका मोरल डाउन हो रहा है, बच्चे हैं उनका मोरल डाउन हो रहा है। बिल्कुल, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो मोरल डाउन होना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ दिन, लेकिन इसका असर कुछ दिन तक रहता है। यानी जो बच्चे वहाँ पर डूबे हुए हैं अपने पढ़ाई में, वो कुछ दिन तक उस इंस्टीट्यूट के अंदर इसकी चर्चा होगी, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद में सब कुछ भूल के अपने उस रूटीन में आते हैं लोग। यही एक सबसे बड़ा जो देखा जाता है कि मनस्थिति कैसी हो गई है वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की। क्योंकि एक जो बच्चा उनके साथ में रहता था, उसने जिस तरह का सुसाइड का जो स्टेप लिया, उसके बाद में भी वहाँ पर उन बच्चों के मन में ऐसा कोई वो नहीं आता। 5-7 दिन तक इसकी चर्चा होती रहती है, बच्चे आपस में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई चर्चा नहीं करता। वापस से सबको अपना लक्ष्य नजर आने लगा है कि सबको वही दौड़ना है जो उनको लक्ष्य दिया हुआ है। यानी इसके बावजूद भी अगर कोई कदम उठाए हो, इंस्टीट्यूट वालों ने कदम उठाए हो, कोचिंग वालों ने कदम उठाए, क्योंकि हर महीने केस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं। जो दूसरा छात्र है, मित्र की भी मदद कोई करना नहीं चाहता। राजेंद्र भी हमारे साथ है। राजेंद्र, कोटा की स्थिति बेहतर आप समझ पाते हैं, अब वहाँ के छात्र क्या बताते हैं? ये जो घटना बार बार हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बढ़िया फैक्टर बात की जाए तो राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है उसकी गंभीर लापरवाही है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों के लिए अभी तक भी जिला प्रशासन ये तय नहीं कर पाया है कि कोचिंग संस्थानों में रविवार का अवकाश रहे, अवकाश के बाद में और एक्टिविटीज पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरा है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई जो पूरे देश से विदेश से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनसे सिर्फ मोटा पैसा लूटने में लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चों को कुछ चीज, जैसे अभी एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे और एक्सपर्ट कह भी रहे थे कि बच्चों के लिए एक दिन डिसाइड किया जाए और उस दिन बच्चों को और एक्टिविटीज में रखा जाए। कोटा की लाइफ स्टाइल ये हो गई है कि बच्चा 5 बजे यहाँ पर उठता है और 6 बजे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है। इंस्टीट्यूट से आता है, मेस में खाना खाता है और फिर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। रात को 10 से 11 बजे लाइब्रेरी। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मनु, आपका बहुत शुक्रिया। जितिन चावला हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर छवि हमारे साथ थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब समझने की ज़रूरत आन पड़ी है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि कितना ज़रूरी है अपने लिए जीवन चुनना। जय और पराजय से क्या होता है, वह कर्म है फल जिसमें छिपा होता है। जीवन में मिले सिद्धि जरूरी तो नहीं, संकल्प सफलता से बड़ा होता है। नमस्कार।